हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ बुद्धि क्या होता है, बुद्धि के प्रकार, उसकी परिभाषाएं, सिद्धांत और विशेषताएं भी आप देख चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बुद्धि लब्धि कैसे निकाला जाता है, कौन इसके जनक है, इसका क्या फॉर्मूला है, विथ एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बुद्धि लब्धि। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आप चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि जो बुद्धि लब्धि का टॉपिक है वो चाहे आप किसी भी स्टेट की टेट एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सी टेट, एस टेट या रीट एग्जाम दे रहे हैं या एमपी की कोई सी भी टेट एग्जाम दे रहे हैं, सभी में इसका क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि का। यदि आपने बुद्धि का पूरा टॉपिक कवर अप कर लिया तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूरे सही हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि बुद्धि आखिर होती क्या है। तो बुद्धि जनरली वह मानसिक शक्ति होती, ध्यान रखिए, बुद्धि एक प्रकार की मानसिक शक्ति होती है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो बुद्धि एक प्रकार की मानसिक शक्ति है जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं, तथ्यों और उनको समझने या उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको खोजने के लिए एक तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। और इसके साथ साथ यह भावना, और जिसे इंट्यूशन कहा जाता है या अंतः प्रज्ञा भी कहा जाता है, ये उससे अलग होती है। और यदि दूसरे तरीके से इसको कहा जाए तो बुद्धि जो है वो एक प्रकार से सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी कार्य करती है। बुद्धि के प्रकार आप देख चुके हैं। 3 प्रकार की बुद्धि मैंने आपको बताई थी जनरली, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इसे ध्यान रखना है आपको, सिर्फ 3 ही प्रकार की बुद्धि होती है और इसके सिद्धांत भी मैं आपको बता चुकी हूँ, परिभाषाएं भी आपको बता चुकी हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुद्धि लब्धि क्या होता है, या जनरली से इंग्लिश में कहा जाता है IQ। क्वेश्चन आएगा IQ क्या होता है या बुद्धि लब्धि। आपको एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, डेफिनेशन दे दी जाएगी और निम्नलिखित में से ये क्या है, बुद्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की विशेषताएं। तो देखिए, बुद्धि लब्धि क्या होता है। कोई बालक है तो उसमें जो उसकी एज की अभी हम बात नहीं कर रहे, उसमें उपस्थित बुद्धि की जो मात्रा है उसी को हम कहते हैं बुद्धि लब्धि। यदि आपने उसको मेजर कर लिया कि इसमें इतने अमाउंट में बुद्धि है तो उसी को कहा जाता है बुद्धि लब्धि। अब इसे यदि हमें समझना है तो सबसे पहले 2 पॉइंट है जिसको हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके कि IQ या बुद्धि लब्धि जो होती है वो क्या होता है। तो 2 पॉइंट है इसके मेजरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मेंटल एज और एक उसकी रियल एज, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु यानी जिसको मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है, और ये है वास्तविक आयु। दोनों को डिटेल में समझते हैं क्या होती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मानसिक आयु, तो देखिए मानसिक आयु क्या होती है कि कोई भी बच्चा है, अब उसके साथ वाले जो बच्चे, सपोज कीजिए कि आप अपनी क्लास का ही उदाहरण ले रहे हैं, तो क्लास में सभी जो बच्चे हैं लगभग हम उम्र के ही बच्चे होंगे। हो सकता है किसी बच्चे में साल भर का, 2-4 से 6 महीने का गैप हो सकता है, लेकिन उदाहरण के लिए यदि हमने हम उम्र बच्चे लिए हैं तो कोई एक बालक उसमें से पिक किया है और उसका जो बौद्धिक विकास है या उसकी जो बुद्धि है अन्य बालकों की तुलना में कम है या ज़्यादा है। हमने तुलना करके निकालना है कि ये बच्चे हैं, मान लीजिए इनकी 100 है, तो इससे यदि इसकी 2 ज़्यादा है तो 102, 2 कम है तो 198। तो यही तुलना करने पर जो आंसर आता है उसी को कहा जाता है बुद्धि लब्धि। यानी कि आगे और मैं आपको इसका उदाहरण बताऊंगी कि कैसे। और एक होती है वास्तविक आयु, यानी कि जो बालक की रियल एज है उसी को कहा जाता है उसकी वास्तविक आयु। यानी 10 वर्ष का बालक है तो उसकी वास्तविक आयु भी 10 वर्ष ही हो जाएगी। जबकि जो अभी हमने मानसिक आयु देखी, वो मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष का बालक है तो उसकी जो मानसिक आयु है वो भी 10 वर्ष ही होगी, वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। उदाहरण देखते हैं कैसे। देखिए, यदि कोई बालक है और उसकी उम्र है 5 साल, तो वास्तविक आयु इसका जो हम काउंटिंग कर रहे हैं उसकी एज की, वो भी कितनी होगी, 5 साल होगी। ये तो हो गई उसकी वास्तविक आयु की बात। उसके बाद में बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला देखते हैं कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन आता है, अब एग्जाम में आपको कैसे ध्यान रखना है, एग्जाम में ध्यान रखिए कि जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया था,
तो ध्यान रखिए, सबसे पहले जो बुद्धि का मापन किया था वो विलियम वुंट ने किया था। रट लीजिए, अपनी डायरी में इसको नोट कर लीजिए। विलियम वुंट ने सबसे पहले बुद्धि का मापन या मेजरमेंट किया था। उसके बाद में बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? तो स्टर्न है। आप बताएंगे नहीं, हमने तो टर्मन पढ़ा है। तो अभी रुकिए आप, बुद्धि लब्धि को सबसे पहले स्टर्न ने बताया था और यहाँ पे मेजरमेंट किया था वुंट ने। उसके बाद में ये ध्यान रखिए, बुद्धि लब्धि जनक के मापन स्टर्न है, बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न, और बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन है? टर्मन। दोनों टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। सिर्फ बुद्धि लब्धि के जनक आए तो स्टर्न, बट यदि एग्जाम में दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो तो जो भी ऑप्शन रहेगा आपको उसी को टिक कर देना है। आप दोनों को, और मैं इसके बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि कैसे है एक बुद्धि लब्धि के जनक और एक बुद्धि लब्धि मापन के जनक कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जो बुद्धि लब्धि है उसका जो फॉर्मूला था वो स्टर्न ने दिया था। क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है कि बुद्धि लब्धि के सूत्र का या बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले किसने दिया? स्टर्न ने दिया। अब इन्होंने क्या किया कि जब टर्मन आए तो इन्होंने स्टडी करी स्टर्न के फॉर्मूले की, इन्हें इसमें कुछ कमी लगी तो इन्होंने अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया और उसमें जो भी कमी थी उसको करेक्ट कर दिया, यानी उसमें संशोधन कर दिया और एक नया फॉर्मूला बना दिया। तो जब नया फॉर्मूला बना तो उसी को कहा जाता है बुद्धि लब्धि का मेजरमेंट या मापन। तो वो जो फॉर्मूला था वो टर्मन ने दिया, लेकिन सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और फिर एक नया फॉर्मूला बनाया जिसे बुद्धि लब्धि मापन का फॉर्मूला कहा जाता है और अब उसी फॉर्मूले को यूज किया जाता है। आप एमपी में वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और यदि आप वहाँ पर मेरा कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो टेस्ट सीरीज पहले 299 की थी, यदि आप यहाँ पर दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 149 में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेस्ट ज़रूर लगाइए। इसके अलावा भी यदि आप एमपी से रिलेटेड किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एमपी कांस्टेबल की, तब भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप MPPSC 2022 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इसकी टेस्ट सीरीज़ आपको MP परीक्षा ऐप पर मिल जाएगी। यहाँ पर भी यदि आप दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप MP हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये टेस्ट सीरीज़ आपको MP परीक्षा कोड पर मिल जाएगी। यानी यदि आप MP से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से MP परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर टेस्ट ज़रूर लगाइए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। और यदि आप इसमें 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कीजिए दांगी 50, तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, CPCT को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ यानी प्रैक्टिस सेट इस परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। यहाँ पर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करने पर। तो फ्रेंड्स, टेस्ट ज़रूर लगाइए, इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो चुकी है। आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम का यहाँ पर माहौल मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या किया था कि जो स्टर्न थे उन्होंने फॉर्मूला दिया, जिसे बाद में संशोधित करके टर्मन ने एक नया फॉर्मूला दिया और इस फॉर्मूले को ही कहा जाता है बुद्धि लब्धि के मापन का फॉर्मूला। और इसीलिए बुद्धि लब्धि का जनक तो स्टर्न को माना जाता है, लेकिन बुद्धि लब्धि मापन का जो जनक है वो टर्मन को माना जाता है। मापन जुड़ जाएगा तो आपको टर्मन लगा देना है। लेकिन यदि एग्जाम में एक ही ऑप्शन दिया हो और क्वेश्चन सिर्फ बुद्धि लब्धि हो या बुद्धि लब्धि मापन हो तो आपको जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग आंसर टिक करना। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला था वो किसने दिया, और टर्मन और स्टर्न, यदि दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको स्टर्न टिक करना है। और यदि क्वेश्चन ये आता है कि बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन है, मापन के जनक, तब आपको लगा देना है टर्मन।
फॉर्मूला देखते हैं कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा फॉर्मूला दिया है। तो स्टर्न के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला था, तो बुद्धि लब्धि यानी IQ इक्वल्स टू, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो था मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, यानी उसकी जो मेंटल एज है अपॉन रियल एज। उदाहरण ले लो आप, उदाहरण से भी हम इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं ताकि ये जल्दी से क्लियर हो जाए। यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि इस बच्चे की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, तो इसका बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो ये क्वेश्चंस भी मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब टर्मन ने इसमें क्या करेक्शन किया, इन्होंने ये फॉर्मूला ऑब्जर्व किया तो इन्होंने ये देखा कि हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 100 बच्चों को एवरेज हमने कोई प्रैक्टिकल किया है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसमें 100 का गुणा कर दिया। यही संशोधन इन्होंने किया था। तो ये जो था स्टर्न के अकॉर्डिंग, और ये वाला फॉर्मूला है टर्मन के अकॉर्डिंग, और अब इस फॉर्मूले को ही यूज किया जाता है। अभी जो है टर्मन के फॉर्मूले को यूज किया जाता है। आगे उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई बालक है और उसकी जो मानसिक आयु है वो है 15 वर्ष और वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष, यानी बच्चा 10 साल का है और मानसिक आयु निकल के आती है 15 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि बताइए कितनी है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या लिखा पर 15 की जगह 16 कर लीजिए, या यहाँ पर हम 15 से सॉल्व कर लेते हैं। 15/10, 15 साल का बच्चा है, 15 साल की उसकी मानसिक आयु है और 10 साल का बच्चा है। गुणा करना है हमको 100 से, तो 1500 आ जाएगा बटे 10। तो IQ या बुद्धि लब्धि कितना आएगा इसका, इसकी बुद्धि लब्धि आएगी 150, और यदि 16 साल का बालक है तो 160। तो ये है बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला। आप जनरली 1-2 क्वेश्चन इस टेबल से जरूर पूछे जाएंगे कि यदि बच्चा 140 से ज़्यादा इसकी बुद्धि लब्धि है तो बच्चा कैसा है। कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल रट लीजिए। तो देखिए ये जो टेबल है इसमें मैंने एक एक बच्चा यदि उसका IQ इतना है तो वो कैसा रहेगा पूरी टेबल आपको प्रोवाइड की है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए 140 से यदि ऊपर बुद्धि है, ध्यान रखिए 140 से यदि ऊपर बुद्धि है तो बच्चा प्रतिभाशाली, और ऐसे बच्चे 1% ही रहेंगे। टोटल कितने मिलेंगे आपको, 1% बच्चे ही मिलेंगे। उसके बाद यदि 140 से कम है तो लगभग कितनी, 140 से 120 तक, 20-20 का हमने यहाँ पे गैप लिया। मान लीजिए 140 से हमने 20 पे पहुँच गए तो इतने बच्चे अब मिलेंगे। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा इसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो बच्चा प्रखर बुद्धि का है या फिर उत्कृष्ट बुद्धि का है। अब 120 से यदि 110 का है तो बच्चा श्रेष्ठ है। अब ऐसे बच्चों का फिर परसेंटेज बढ़ जाएगा, यानी 14%। यदि 110 से 90 है या 90 से 110 कह सकते हैं तो बच्चा सामान्य या एवरेज बच्चा है, और ऐसे बच्चे 60% मिलते हैं, यानी ज़्यादातर जो बच्चे हैं एवरेज बुद्धि के ही मिलते हैं। उसके बाद 80 से 90 या 90 से कम कहा जाए तो मंद बुद्धि, या कभी कभी आपने ऑप्शन देखा होगा 90 से कम वाले बच्चे को क्या कहा जाता है। तो 90 से यदि कम है तो उस बच्चे को पिछड़ा बालक कहा जाता है। ये और आप ऐड कर लीजिए इसमें, 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को पिछड़ा बच्चा या पिछड़ा बालक कहा जाता है। अब यदि बच्चे की बुद्धि यदि 70 से 80 के बीच में है, यानी 80 से कम है तो बच्चा क्षीण बुद्धि का है, और यदि 70 से भी कम है तो बच्चा मूर्ख है, यानी आप उसको पढ़ाते रहोगे उसको समझ में नहीं आएगा। कोई कोई पॉइंट ऐसा होगा जो समझ में आएगा बहुत मुश्किल से। और 25 से 50 यानी बच्चा बिल्कुल मूढ़ है, और 0 से 25 है यानी लगभग 0 के लगभग आ गई है बुद्धि, तो बच्चा जड़ बुद्धि का है। आप अपना दिमाग पूरा खाली कर दो, उसको कुछ भी समझ में यहाँ पर नहीं आने वाला है। कितना भी सिखा लीजिए आप, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन जाते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। कमेंट सेक्शन में आंसर करके जरूर बताइए। सबसे पहले बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला किसने दिया। ये सारे क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है और आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स देना है। बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन है, सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया था, और जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है उसमें कौन से 2 पॉइंट है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और यदि बच्चे मूर्ख है, यदि कोई बच्चा मूर्ख है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। और यदि आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि कोई डाउट भी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स के आंसर देने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।